प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उसको सुन करके, देख करके उससे कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी क्रम में आज फिर हम एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है इमोशनल डेवलपमेंट, इस पर आज अपने इस वीडियो में चर्चा हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने सोशल डेवलपमेंट पर बात की थी। आज ने इस वीडियो में हम इमोशनल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। संवेगात्मक विकास इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आज विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है, तो उस जीवन में समय समय पर कई व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है कि व्यक्ति क्रोध में हो जाता है, गुस्सा उसको बहुत आ जाती है, कभी भयभीत हो जाता है, कभी बहुत प्रसन्न हो जाता है, कभी बहुत प्रेमातुर हो जाता है, कभी वासनामय उसका जीवन हो जाता है, कभी क्षोभ दुखी भी होता है। तो ये सारे भाव व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं और कहीं न कहीं व्यक्ति इन भावों से, उसका जो व्यवहार होता है प्रभावित होता है और इन भावों का अनुभव व्यक्ति अपने जीवन में करता रहता है। इन्हें ही अगर हम कहें तो साधारण भाषा में इन्हें ही इमोशन कहते हैं, इन्हें ही संवेग कहते हैं। मानव जीवन में संवेगों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर संवेग ही उसको एक तरीके से गतिशील बनाते हैं। संवेग उसको क्या बनाते हैं? गतिशील बनाते हैं, आगे उसको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मनुष्य के संवेगों के द्वारा, जो मनुष्य के अंदर संवेग हैं, उसके द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अतः व्यक्ति के जीवन में संवेग काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संवेगों के प्रकटीकरण से, संवेगों के उदय से व्यक्ति में अतिरिक्त शक्ति का संचार हो जाता है। सामान्य नहीं बल्कि सामान्य है इसे हट करके कुछ अतिरिक्त शक्ति का संचार होने लगता है तथा वह ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाता है संवेग के उदय होने पर, जो कि सामान्य स्थिति में शायद वह ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं होता। तो भय की स्थिति में अगर हम देखें तो भय की स्थिति में जब व्यक्ति होता है तो कभी कभी बड़े बड़े गड्ढे भी व्यक्ति उछल करके पार कर जाता है, जो कि सामान्य स्थिति में हो सकता है वैसे गड्ढे वो ना पार कर सके। तो कभी कभी ऊंचे नीचे गड्ढों नालों को लांघ जाता है जो भयभीत होता है। क्रोध की स्थिति में जब व्यक्ति इसी तरीके से क्रोधित होता है तो क्रोध में उसका जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। सामान्य स्थिति में शायद उतनी शक्ति नहीं रहती जितना जब व्यक्ति क्रोध में आता है, आवेश में आता है, तो उसमें काफ़ी शक्ति बढ़ जाती है और वह अपने शक्तिशाली जो व्यक्ति होते हैं उससे भी वह परास्त कर सकता है। तो संवेगों का संबंध व्यक्ति के जीवन के अगर हम देखें तो भावात्मक पक्ष से होता है। इसका संबंध, इमोशन का संबंध व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से होता है। सुखद वस्तु को देख करके जिससे प्रसन्नता मिलती है, तो ऐसे वस्तुओं को देख करके हमें सुख की अनुभूति होती है। डरावनी वस्तु को देख करके डर लग जाता है,
इच्छा के विपरीत अगर कार्य हो रहा है तो ऐसे कार्य होने से क्रोध होता है। खराब वस्तु को देख करके मन में घृणा होती है और दूसरों को अभावग्रस्त देख करके मन में जो दया का भाव जागृत होता है। ये सारी स्थितियाँ संवेगात्मक स्थिति के ही कुछ ऐसे उदाहरण हैं। तो संवेगों के उत्पन्न होने पर, जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो उनके उत्पन्न होने पर व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ चेंजेज आ जाते हैं जब संवेग का उदय होता है। संवेग वास्तव में मानसिक उपद्रव कह सकते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। जिसमें व्यक्ति जैसा कि नॉर्मल जीवन होता है वैसा नहीं रहता जब संवेगों का प्रकटीकरण होता है, जब संवेगों का प्राकट्य होता है, जब संवेगों का उदय होता है, जब संवेगों का जन्म होता है। तो जिसमें व्यक्ति इस तरीके से उपद्रव, जिसमें व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति खो देता है। संवेगात्मक स्थिति में बुद्धि तथा विवेक का व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश नहीं रहता है। जब संवेग का उदय होता है तो उस समय उस स्थिति में व्यक्ति का जो बुद्धि है और विवेक है उस पर एक तरीके से नियंत्रण वह खो देता है। तो इस तरह से एक और जहाँ बात कर रहे थे कि यह संवेग जो हैं जब इनका उदय होता है तो हमारा बुद्धि और विवेक पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, उस पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। तब उसे उचित अनुचित का ज्ञान भी नहीं रहता है। जब बुद्धि विवेक काम नहीं करती तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या उचित है क्या अनुचित है उस पर उसका अंकुश नहीं रहता, वो उस पर उसका एक तरीके से बुद्धि काम नहीं करती। एक और जहाँ संवेगों की सहायता से व्यक्ति बहुत साहसिक तथा प्रशंसनीय कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर संवेगों के वशीभूत होकर के कभी कभी वह बहुत पशुवत और निंदनीय व्यवहार भी कर सकता है। जैसे क्रोध में व्यक्ति माता पिता अथवा गुरुजनों के साथ अभद्र व्यवहार कर सकता है, जो कि सामान्य स्थिति में शायद वो न करता। और काम वासना के वशीभूत होकर के जब व्यक्ति काम वासना में वशीभूत होता है तो बहुत सारे ऐसे नीच कुकर्म कर देते हैं जो कि सामान्य स्थिति में शायद उससे नहीं होता। तो संवेग वास्तव में व्यक्ति को बिना समुचित विचार किए ही कार्य को करने के लिए उत्तेजित करता है। जब संवेग का प्राकट्य होता है तो उस समय जो विचार है, जो सोच है, उस पर उसका वश नहीं होता और वो जैसा संवेग उदय होता है तात्कालिक समय में वह वैसा व्यवहार कर देता है तथा उस उत्तेजना में व्यक्ति प्रशंसनीय तथा निंदनीय जब संवेगों का प्राकट्य होता है तो उस संवेग के प्राकट्य में व्यक्ति प्रशंसनीय और निंदनीय, यानी अगर उसके सामने उत्साह नामक संवेग प्राकट्य हुआ तो हो सकता है उत्साह में अच्छे कार्य भी कर जाए, सराहनीय कार्य भी कर जाए, प्रशंसनीय भी कार्य भी कर जाए। लेकिन कभी क्रोध हो गए, वासना हो गई, ये सब संवेग का अगर प्राकट्य हो रहा है तो व्यक्ति अभद्र हो जाता है, वह गाली गलौज पर भी उतारू हो जाता है, मारपीट भी कर सकता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति बलात्कार जैसे कृत्य भी कर जाते हैं और जो समाज में जिसको निंदनीय कहा जाता है, जो अच्छा कार्य नहीं कहा जाता। तो संवेग मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग आज अपने इस वीडियो में इसी संवेगात्मक विकास का हम लोग संक्षिप्त वर्णन करेंगे कि संक्षेप सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संवेग वास्तव में है क्या, संवेग से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या सहायता मिलती है जीवन में। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा विस्तार से और संक्षेप में भी करेंगे। तो अगर हम देखें सबसे पहले संवेग का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ इमोशंस। मीनिंग ऑफ इमोशंस क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे।
तो जो संवेग है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस वेग। सम का मतलब है समान और वेग का मतलब है युक्त, यानी जब व्यक्ति वेग से युक्त हो जाता है, वेग से युक्त अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर के कार्य करता है, तेज हो जाता है, गतिशील हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही अंग्रेजी में इमोशंस कहते हैं, हिंदी में उसे संवेग कहते हैं। तो अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशंस कहते हैं, जिसमें दो शब्द है ई और मोशन, दो शब्द से मिलकर बना हुआ ई प्लस मोशन। ई का अर्थ है अंदर से, अंदर यानी हमारे हृदय में, मनोमस्तिष्क में जो विद्यमान है। मोशन का अर्थ है गतिशील होना, यानी हमारे अंदर जो भाव है उसका गतिशील हो जाना ही मोशन कहलाता है। तो अंग्रेजी में अगर इसके अर्थ को देखें तो यह हो जाएगा आंतरिक भावों को बाहर की ओर प्रकट करना या बाहर की ओर गति देना ही इमोशन कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर अब हिंदी में तो हो गया इसका वेग से युक्त, और अंग्रेजी में भी लगभग वही अर्थ है कि जो हमारे अंदर भाव हैं उसको बाहर की ओर लाना या हमारे व्यवहार में वो प्रकट होना ही इमोशंस कहलाता है, संवेग कहलाता है। अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं आंतरिक जो भाव है हमारे, आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन ही इमोशंस है, संवेग। इन हमारे अंदर जो भाव हैं, जो छुपे हैं, जो सुसुप्त हैं, वह ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे समक्ष कि वह जागृत हो जाते हैं, और जागृत होने के कारण जो हमारा व्यवहार है उसके अनुसार कृत्य करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं, उसे ही इमोशंस कहते हैं। तो आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन ही इमोशंस है, संवेग। संवेग वास्तव में भावों को तीव्र बनाता है, गतिशील बनाता है, जागृत करता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा संवेगों को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया गया है। भिन्न भिन्न परिभाषाएं भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इमोशंस की दी। कुछ मनोवैज्ञानिकों की के द्वारा दिए गए परिभाषाओं को हम आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहले वुडवर्थ की डिफिनीशन इमोशंस की क्या है, इसको सुन लीजिए। इनका कहना है कि इमोशंस इज ए मूव्ड, इमोशंस इज ए मूव्ड आर स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। इतना ही शब्द में कहा, यानी संवेग व्यक्ति को गति अथवा आवेश में आने की स्थिति, संवेग व्यक्ति की गति अथवा उसे आवेश में आने की स्थिति को ही संवेग इन्होंने कहा। किसने कहा? वुडवर्थ ने। कि व्यक्ति के अंदर जो भाव हैं उसको गति होना, आवेश में आना ही संवेग या इमोशन कहलाता है। अब दूसरे एक परिभाषा है पीटी यंग के अनुसार। पीटी यंग ने क्या बताया इस परिभाषा? इन्होंने कहा कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, इससे मनोवैज्ञानिक कारण है, उनसे जो उत्पन्न तीव्र उपद्रव ही है संवेग, जिसके अंतर्गत उसका व्यवहार, उसके चेतन अनुभव तथा आंतरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। इसके अंतर्गत ये तीनों चीजें सम्मिलित रहती हैं, उसका व्यवहार, चेतन अनुभव और अंतरंग क्रियाएं, ये तीनों चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं, ऐसा पीटी यंग का कहना है। इमोशंस इज एन एक्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ द इंडिविजुअल एज ए होल साइकोलॉजिकल इन ऑरिजिन involving behavior, consciousness, experience and वर्सियल फंक्शनेशंस। ये पीटी यंग का कहना है। संवेग की ये जो दोनों परिभाषाएं आपके समक्ष रखी है, इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि संवेग वास्तव में व्यक्ति के जो आंतरिक भाव हैं, जो अंदर उसके छिपे हुए भाव हैं सुषुप्तावस्था में, उनका अचानक जागृत हो जाना, उनका अचानक तीव्र
होना तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त व्यवहार, विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को संवेग व्यक्त करता है। अर्थात जो हमारे अंदर भाव हैं, वेग हैं, वह अचानक जागृत हो जाते हैं, अचानक क्रियाशील हो जाते हैं, और अचानक क्रियाशील हो जाने के परिणाम स्वरूप जो हमारा बुद्धि और विवेक है उस पे नियंत्रण से मुक्त, यानी उसके नियंत्रण से स्वतंत्र व्यवहार परिलक्षित होने की स्थिति को संवेग कहा जाता है। काफ़ी कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी। संवेग का क्या अर्थ है? संवेग का मतलब होता है वेग से युक्त या हमारे अंतर्निहित भावों को बाहर की ओर प्रकट करना, या हमारे जो भाव विचार हैं अचानक इस प्रकार के जागृत होते हैं कि उस पर हमारा बुद्धि विवेक का नियंत्रण खो देते हैं, और जो हमारा व्यवहार होता है बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, और तब हमें संवेग की स्थिति कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग की मानव जीवन में इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ऐसी स्थिति में जो संवेग है वह मानव जीवन में उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। और संवेग की प्रकृति तो इस तरीके से हमने देखा कि संवेग को क्या शाब्दिक अर्थ है, और संवेग को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उसको अपने ढंग से परिभाषित भी किया है। अब हम देखेंगे आगे कुछ संवेग की क्या विशेषताएं होती हैं जो संवेग के द्वारा देखी जाती हैं। व्यक्ति के अंदर संवेग की भावना का जब उदय होता है तो वो प्रकट होते हैं, तो हम लोग उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो संवेग, जैसा कि हमने बार बार कहा कि संवेग का मानव जीवन में बहुत ही महत्व होता है, और संवेग की प्रकृति कैसी होती है? भावात्मक होती है। वह हमारे भाव से उसका संबंध होता है, जो व्यक्ति की को कुछ क्षण के लिए उत्तेजना प्रदान करता है, और उसके पश्चात वो भाव स्वतः ही फिर से सुसुप्त हो जाते हैं। जैसे क्रोध है तो क्रोध बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता, कुछ क्षण के लिए आता है, और फिर परिस्थितियाँ जैसे ही सामान्य होती हैं तो उसका क्रोध भी शांत हो जाता है। तो संवेग को व्यक्ति की मुख मुद्रा, वाणी तथा अन्य व्यवहार के अवलोकन से पहचाना जा सकता है। संवेग को कैसे पहचाना? अगर व्यक्ति क्रोध में है तो उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, आंखें तनी हुई हो जाती हैं, और हाव भाव उसका एकदम शरीर में कंपन हो जाता है। तो देख के ही ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि व्यक्ति क्रोधित है। ऐसे ही जब व्यक्ति प्रसन्न में होता है, घृणा कर रहा होता है, तो इस तरीके से उसके मुख मुद्रा को देख करके, उसकी वाणी के द्वारा, वाणी को सुन करके हम उसके संवेग को पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो संवेग को पहचाना जा सकता है। जब संवेग प्रकट होते हैं तो क्रोध का, हर्ष का, प्रसन्नता का, घृणा का, है ना, ईर्ष्या का, ये सारी चीज़ें हम उसको पहचान सकते हैं उसके व्यवहार के अवलोकन करके। तो आइए हम लोग कुछ उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला है संवेग, संवेगों की व्यापकता, यूनिवर्सिटी ऑफ इमोशंस, यानी संवेगों की व्यापकता। तो संवेग सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है किसी के अंदर संवेग ना हो, संवेग सबके अंदर होते हैं। मानव से लेकर के पशु पक्षी, बालक हो, वृद्ध हो, सभी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेग को प्रदर्शित करते हैं। सभी देश के निवासियों में, सभी धर्मों में, सभी प्रजातियों में, सभी भाषा भाषियों में ये संवेग पाए जाते हैं। इस तरीके से संवेग हमारा क्या होता है? व्यापक होता है, यूनिवर्सलिटी है संवेग की।
दूसरा है शारीरिक परिवर्तन, बॉडी चेंजेस। अब संवेगों के उदय होने पर अस्थायी शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? अस्थायी शारीरिक परिवर्तन। अस्थायी मतलब है वो अस्थायी नहीं रहने वाला है, कुछ क्षण तक ही रहता है, उसके बाद वह शांत हो जाता है। तो अस्थायी शारीरिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और दूसरा बाह्य शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, दूसरा बाह्य शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत अगर हम देखें तो सांस का जल्दी जल्दी लेना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, पाचन क्रिया का प्रभावित हो जाना आदि आंतरिक प्रमुख आंतरिक कारण। बाह्य शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत देखें तो आवाज में परिवर्तन आ जाना, मुखमंडल के प्रकाशन में अंतर आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन आ जाना, ये सारे बाह्य कारण। इस तरीके से शारीरिक परिवर्तन संवेग के उदय होने पर आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं, अंदर भी और बाहर। अब तीसरा विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। तीसरा क्या है? विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, यानी नॉट फंक्शनिंग ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। यानी जब व्यक्ति क्रोध में होता है, इमोशंस में होता है, जब उसके अंदर इमोशंस का प्रकटीकरण होता है तो उस समय विचार प्रक्रिया शून्य हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, व्यक्ति की सोच विचार की क्षमता खत्म हो जाती है। तो सांवेगिक दशा में व्यक्ति की जो विचार प्रक्रिया है वह एक तरीके से शिथिल हो जाती है, सुप्त हो जाती है अथवा काम करना बंद कर देती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन एवं तर्क की प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है, नियंत्रण उसका एक तरीके से खत्म हो जाता है। वह उचित अनुचित का ठीक ढंग से विचार नहीं कर पाता है। यही कारण है कि व्यक्ति संवेगों के वशीभूत होकर के, यानी जब व्यक्ति संवेगों के वशीभूत होता है तो इस तरीके से उसका जो विचार प्रक्रिया है उसका वो एक तरीके से लुप्त हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। व्यक्ति में उचित अनुचित, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब सोचने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। और यही कारण है कि व्यक्ति संवेगों के वशीभूत हो जाता है। यह संवेग उदय होता है वैसे उसका व्यवहार हो जाता है और अनेक ऐसे कार्य हो जाते हैं जो सामान्य दशा में शायद उसके लिए करना उचित नहीं था या कदापि ऐसा करना पसंद नहीं करता, जैसा कि संवेग के समय वह कर देता है। बाद में कभी देखा जाता है कि जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो जो उससे कृत्य हो जाते हैं, जब वो नॉर्मल स्थिति में आता है तो अपने उस कृत्य पर पछतावा भी करता है, पश्चाताप भी करता है कि ये मुझसे क्या हो। तो वही चीजें हैं कि वो उस समय व्यक्ति विवेक एक तरीके से लुप्त हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, विचार प्रक्रिया शिथिल हो जाती है, विचार प्रक्रिया सुप्त हो जाती है या पूरी तरीके से उसका व्यवहार पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। अगली यह विशेषता है व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी। ये क्या बताता है कि हर व्यक्ति में संवेग का जो स्तर होता है, जो संवेग की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगतता देखी जाती है, व्यक्तिगतता होती है। किसी परिस्थिति में किसी में अधिक संवेग हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति की जो कंडीशंस है या उसके आधार पर उसमें अलग अलग बातें देखी जाती हैं। एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में संवेग तथा उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे कि किसी गरीब बच्चे को भीषण शीत में ठिठुरता देख करके कोई व्यक्ति उसे पहचानने के लिए पहनने के लिए कुछ पुराने कपड़े दयावश दे देता है, जबकि कोई अन्य व्यक्ति उसको देख करके इग्नोर कर देता है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, उसकी स्थिति बल्कि हंसता है, उसकी निरीहता पर, उसकी असहायता पे
गमन करता है। इसी प्रकार से पुत्र के शैतानी करने पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, पुत्र शैतानी कर रहा है, दुष्टता कर रहा है, तो कोई कोई पिता उस पर क्रोध आ सकता है, उसको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। जबकि कुछ अन्य पिता जो होते हैं उनके चेहरे पर उसकी इस शैतानी को देख करके मुस्कान आती है, मुस्कान का भाव होता है, हंसता है, प्रसन्न होता है। तो इस तरीके से जो इमोशंस है वो व्यक्तिगत होते हैं। यानी एक ही स्थिति में दो व्यक्तियों में दो प्रकार के संवेग का प्रकटीकरण होता है, जैसा कि हमने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया। अब संवेगों की अस्थिरता, एक और विशेषता अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस। संवेगों की प्रकृति कैसी होती है? टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। संवेग थोड़े समय तक ही रहते हैं, कुछ क्षण तक ही रहते हैं, फिर शीघ्र ही व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। क्रोध की मनोदशा में माँ अपने बच्चे को डांटती है, परंतु थोड़ी देर बाद वह सामान्य हो जाती है। तो इसी प्रकार से करुणा, घृणा, भय, आश्चर्य, कामुकता आदि संवेग कुछ समय के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस तरह संवेग कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर संवेगों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। ये क्या है? संवेग कभी कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित हो जाते हैं, कभी कभी दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति क्रोध में अपने नौकर को डांट रहा होता है, क्रोध में अपने नौकर को डांट रहा होता है तथा उस समय तो हम बात कर रहे थे कि संवेग जो है वो स्थानांतरण उसका होता है। जैसे हमने बताया कि कोई व्यक्ति क्रोध में है और अपने नौकर को डांट रहा है, कोई अन्य व्यक्ति आकर के उससे कुछ सार्थक बात करना चाहता है, उस स्थिति में उससे कुछ सार्थक बात करना चाहता है, तो जो क्रोध उसका नौकर के ऊपर था वह हट करके उस व्यक्ति पर चला जाता है। तो प्रायः क्रोधी व्यक्ति को आगंतुक जो है, आगंतुक पर भी अनावश्यक क्रोध आने लगता है। इस तरीके से इमोशंस का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर, जैसा कि हमने इस उदाहरण से बताया। ऐसा आप लोग अनुभव भी किए होंगे कि जब कभी किसी दूसरे के ऊपर क्रोध रहता है, उस समय कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है कुछ चीजें बात करने के लिए, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी क्रोध का स्थानांतरण हो जाता है। इस तरीके से संवेग का स्थानांतरण भी होता है। फिर अगला मूल प्रवृत्तियों में संबंध, मूल प्रवृत्तियों में संबंध, इसका इमोशंस का मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है। रिलेशंस विथ इंस्ट्रक्ट्स। तो संवेगों की उत्पत्ति अगर हम देखें तो मूल प्रवृत्तियों से ही होती है। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे ही संवेग का उदय होता है। जैसे जिज्ञासा से आश्चर्य से, जिज्ञासा से आश्चर्य की, पलायन से भय की, संग्रहण से अधिकार की, हास्य से आमोद की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग का प्रकटीकरण होता है, संवेग का उदय होता है, संवेग का प्राकट्य होता है, संवेग का जन्म होता है। तो वस्तुतः प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से ही उत्पन्न होते हैं, मूल प्रवृत्ति से ही उत्पन्न होते हैं। तो एक ये भी विशेषता है कि जो संवेग होते हैं उनका संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। अगली विशेषता है संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, कॉग्निटिव टेंडेंसी इन इमोशंस।
संवेगों का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्तियों से होता है। किससे होता है? क्रियात्मक प्रवृत्तियों से होता है। प्रत्येक संवेग किसी न किसी क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। भय में व्यक्ति भागता है, भय में व्यक्ति भागता है। आमोद में व्यक्ति हंसता है तथा क्रोध में व्यक्ति की भवें तन जाती। इस तरीके से संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति है। जो संवेग होंगे वैसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्रियात्मक होती है। तो इस तरीके से संवेग की जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है? क्रियात्मक होती है। एक और विशेषता है सुख दुख का भाव निहित होना, इंक्लूसिव ऑफ द फीलिंग ऑफ प्लेजर और पेन। संवेगों में या तो व्यक्ति दुख का भाव निहित होता है अथवा सुख का भाव निहित होता है। प्रेम व स्नेह व वात्सल्य जैसे संवेगों में सुख के भाव निहित होते हैं। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे संवेगों में दुख के भाव निहित रहते हैं। इस तरीके से सुख और दुख के भाव संवेग में निहित होते हैं। जो 3-4 संवेग में, कुछ संवेग में सुख के भाव निहित होते हैं और कुछ संवेग में दुख के भाव निहित होते हैं। इस तरीके से हमने 8-9 विशेषताएं संवेग की बताई, जो कि संवेग में ये बातें निहित होती हैं, संवेग में ये बातें देखी जाती हैं। आइए अब हम लोग संवेग के काइंड्स ऑफ इमोशंस, संवेग के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संवेग ऐसे तो देखें बहुत प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। मैकडूगल ने कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया, जिनमें से प्रत्येक संवेग एक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं, संबंधित है। ये 14 संवेग तथा उनसे संबंधित जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार से है। जैसे मूल प्रवृत्तियां क्या है? मूल प्रवृत्ति है जैसे पलायन। इससे संबंधित संवेग क्या है? भय। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। युत्सा, युत्सा, युद्ध से जब व्यक्ति के अंदर होता है तो क्रोध में आ जाता है, एंग्री, नाराज हो जाता है। ऐसे निवृत्ति की स्थिति में जब होता है तो घृणा, निवृत्ति मूल प्रवृत्ति में घृणा नामक संवेग जन्म लेता है। संतान कामना जब जन्म लेती है मूल प्रवृत्ति वात्सल्य संवेग प्रकट होता है। शरणागति, करुणा, काम प्रवृत्ति, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, दैन्य, आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्माभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजन तलाश, भूख, संग्रहण, अधिकार, रचना धर्मिता, कृतिभाव, हास, आमोद। ये कुछ मैकडूगल ने 14 संवेग बताए, जिनका संबंध उन्होंने मूल प्रवृत्तियों से बताया कि सारे संवेग मूल प्रवृत्तियों से ही जुड़े हुए हैं। और भारतीय विद्वान केवल अगर हम देखें तो 2 प्रकार के ही संवेग स्वीकार करते हैं। ये संवेग है राग तथा द्वेष। राग तथा द्वेष, इन दोनों मुख्य संवेगों को निम्न ढंग से प्रकट किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अगर रागात्मक संवेग देखें हम, इसको पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं, तो रागात्मक संबंध कुछ बातें हैं उससे संबंधित संवेग। जैसे अपनों से बड़ों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति कैसा संवेग उदय होता है? सम्मान का, भक्ति का, श्रद्धा का। ये 3 संवेग प्रकट होते हैं अपने से बड़ों के प्रति। या तो अपने से बड़ों का है, उसके प्रति सम्मान का भाव होगा, भक्ति भी व्यक्ति रखता है, और श्रद्धा। ये तीनों संवेग अपने से बड़ों के प्रति होते हैं। अपने से बराबर वालों के प्रति, अपने से बराबर वालों के प्रति जो होता है मित्रता, प्रेम, आसक्ति। ये 3 संवेग अपने से बराबर वालों के प्रति होता है। फिर अपनों से छोटों के प्रति,
जो अपने से छोटे हैं उनके प्रति स्नेह, वात्सल्य, दया, ये सारे भाव या संवेग होते हैं। ये तो कुछ प्रमुख रागात्मक संबंध हैं, रागात्मक इमोशंस हैं, निगेटिव इमोशंस हैं, जो अपने बड़ों के प्रति, अपने बराबर वालों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति प्रकट होते हैं। अब कुछ निगेटिव इमोशंस भी हैं, कुछ द्वेषात्मक संवेग भी हैं। उसी क्रम में इसको भी देख लेते हैं। जैसे अपनों से बड़ों के प्रति, अपनों से बड़ों के प्रति द्वेष, जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति क्या आता है? भय। उनसे व्यक्ति भयभीत होता है जो अपने से बड़े हैं। कायरता, घृणा, ये तीन बातें अपने से बड़ों के प्रति संवेग उदित होते हैं। अपने से बराबर वालों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये तीन संवेग अपने से बराबर वालों के प्रति होते हैं। अपने से छोटों के प्रति गर्व, अभिमान, अधिकार, ये तीन संवेग हैं जो व्यक्ति की अपने से छोटों के प्रति होते हैं। तो हमने इस तरीके से इमोशंस को देखा कि भारतीय विद्वानों ने राग द्वेष दो बताया। राग के अंतर्गत कौन कौन से संवेग होते हैं, द्वेष के अंतर्गत कौन कौन संबंध होते हैं। राग को पॉजिटिव इमोशंस कहा गया, द्वेष को निगेटिव इमोशंस कहा गया। तो ये सारी बातें भारतीय विद्वानों ने बताई संवेग के बारे में, संवेग के प्रकार के बारे में। कुछ संवेग ऐसे भी होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं, जो नैसर्गिक होते हैं, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, शोक हो गया। ये जो संवेग हैं, कैसे संवेग कहे जाते हैं? नैसर्गिक संवेग कहा जाते हैं। जबकि कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे ईर्ष्या है, प्रेम है, घृणा है, ये धीरे धीरे, जैसे ऊपर था कि अचानक क्रोध आ जाता है ना, भय अचानक होती है, आश्चर्य अचानक, शोक अचानक होता है। जबकि कुछ ऐसे संवेग हैं जो धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं, व्यक्ति को अंदर पहुंचते रहते हैं, जैसे ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, है ना। तो जिन संवेगों में व्यक्ति को सुख मिलता है, जिन संवेगों से व्यक्ति सुखी होता है, उन्हें सुखद संवेग या धनात्मक संवेग कहते हैं। जैसे प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, मित्रता हो गई। और जिन संवेगों से व्यक्ति को दुख मिलता है, व्यक्ति दुखित होता है, उन्हें दुखद संवेग या दुखप्रद संवेग या ऋणात्मक संवेग कहते हैं। जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई आदि। इस तरीके से संवेगों से व्यक्ति सुख और दुख के आधार पर भी व्यक्ति के संवेग बताए। कुछ संवेग अचानक से हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि संवेग क्या है, संवेग की शाब्दिक अर्थ क्या है, संवेग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और संवेग के प्रकार क्या क्या हैं। ये सारी बातें हमने अभी अपने इस वीडियो में देखी। अब हम विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, विशेष करके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, अब हम अपने आगे इस वीडियो में इस पर बात करेंगे कि शैशवावस्था में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है, बाल्यावस्था में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है, और किशोरावस्था में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है। अब हम लोग इस सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। शैशवावस्था में अब मानव जीवन में संवेग तो महत्वपूर्ण स्थान रखता ही रखता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी संवेग जन्मजात नहीं होते हैं, अर्थात सब संवेग जो होते हैं जन्मजात नहीं होते, बल्कि व्यक्ति उसका वातावरण से अर्जन करता है। वरन उसका विकास धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं,
वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेग भी विकसित होते जाते हैं। प्रारंभ में से उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं एकदम सामान्य होती हैं, नॉर्मल होती हैं, और जो उत्तेजना मात्र ही होती है उसमें धीरे धीरे इसमें भय, क्रोध, ईर्ष्या, हर्ष इत्यादि संवेगों का उदय होने लगता है। ये संवेग प्रकट होने लगते हैं, जन्म लेने लगते हैं। तो शैशवावस्था में इसके संवेगात्मक विकास के संबंध में कुछ बातें हैं जिस पर हम लोग दृष्टि डालेंगे तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जन्म लेता है उसके समय से ही वह संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। शिशु जैसे शिशु का रोना, शिशु रोना लगता है, चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पकड़ना आदि शिशु के संवेगात्मक व्यवहार को ही दिखाते हैं। ये सारी चीजें संवेगात्मक व्यवहार के कारण ही उत्पन्न होती। अतः इस तरीके से हम देख रहे हैं शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार को प्रकट करता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है, रो करके, हाथ पैर पटक करके, है ना, चिल्ला करके, इस तरीके से अपने संवेगों को वह प्रकट करता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। मतलब जो बड़ा होगा बच्चा तो उसमें तो बड़े में कुछ समय तक तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत तात्कालिक रहता है। बच्चा रोया, उसको दूध मिल गया पीने के लिए, तुरंत शांत। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही अस्थिर होता है, अत्यधिक अस्थिर होता है, काफी अस्थिर होता है। और इच्छा पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने पर, अगर इच्छा पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होगा तो उसमें संवेगात्मक उत्तेजना होती है तथा इच्छा पूर्ति होते ही उसकी उत्तेजना स्वतः ही समाप्त हो जाती है ना। रोता हुआ शिशु खिलौना पा जाए, दूध पा जाए अथवा कुछ खाने पीने को पा जाए जो उसको अच्छा लगता है तो रोना तुरंत बंद कर देता है, और बंद करके कहो तो हंसना भी प्रारंभ कर देता है। परंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, आयु के बढ़ने के साथ साथ इसके संवेगात्मक व्यवहार में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। शिशु की संवेगात्मक अभिव्यक्ति धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती है, बदलती जाती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ ऋणात्मक संवेगों की तीव्रता में कमी आती है, जबकि आयु बढ़ने पर धनात्मक संवेगों की तीव्रता में बढ़ोतरी होती है। यानी ऋणात्मक संवेग कम होते हैं और धनात्मक संवेग की तीव्रता अधिक हो जाती है। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं तथा उन्हें पहचानना काफी कठिन होता है, परंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके संवेगों में स्पष्टता आने लगती है, संवेगों में स्पष्टता दिखाई देने लगती है, परिलक्षित होने लगती है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग सभी मुख्य संवेगों का विकास हो जाता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उस समय तक उसके जो भी मुख्य संवेग हैं वो विकसित हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक थे ब्रिजेस के अनुसार विभिन्न प्रकार के संवेगों के उदय होने की औसत आयु अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से है। जब व्यक्ति के अंदर संवेग उदय होते हैं, उनका प्रकटीकरण होता है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे जन्म के समय सिर्फ व्यक्ति में कैसा संवेग होता है? उत्तेजना। 3 महीने होते होते उत्तेजना के साथ साथ प्रसन्नता और कष्ट, ये 2 संवेग और आ जाते हैं। 6 मास का होते होते उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट के साथ साथ क्रोध, घृणा और भय, ये 3 संवेग और प्रकट हो जाते हैं। 12 मास का होते होते उत्तेजना, आनंद, कष्ट, प्रेम, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ये सारे संवेग उत्तेजित हो जाते हैं। 18 माह में उत्तेजना, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, है ना, ये इसमें भी सारे संवेग लगभग वही होते हैं। और जब 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो 2 वर्ष में भी ये सारे संवेग रहते हैं।
इस तरीके से ये संवेग बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं और 2 वर्ष का होते होते आपके उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या, ये सारे संवेग बच जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों में कैसे कैसे संवेग विकसित होते हैं, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेगों की संख्या में वृद्धि भी होती जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फ्रायड के अनुसार छोटे जो शिशु हैं, छोटे शिशु के में आत्म प्रेम, नार्सिज्म की भावना होती है और उनके अनुसार 4-5 वर्ष के बालक में मातृ प्रेम, पितृ विरोधी भावना ग्रंथि का विकास होता है, जबकि 4-5 वर्ष की बालिकाएं पितृ प्रेम या विरोधी भावना ग्रंथि जिसको कॉम्प्लेक्स तक कहते हैं विकसित हो जाती हैं। और शैशवावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार उसकी आयु के बढ़ने के साथ साथ निश्चित, अस्पष्ट तथा निस्पष्ट होता रहता है। निश्चित और अस्पष्ट होता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि शैशवावस्था में किस प्रकार से व्यक्ति का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट, यानी संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो बाल्यावस्था काफ़ी यूनिक स्टेज है, काफ़ी अनोखी अनुपम स्टेज है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। किसका भाव आने लगता है? सामाजिकता का भाव आने लगता है तथा बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। तो ये जो संवेग आने लगते हैं उसके संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण भी करने लगता है, नियंत्रण करना भी उसको आने लगता है। इस अवस्था में संवेगों की उग्रता कम होने लगती है। बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तन की कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि द्रष्टव्य हैं, देखनी है। सबसे प्रमुख है संवेगों की उग्रता में कमी या ह्रास। संवेगों की उग्रता में कमी या ह्रास। बाल्यावस्था में संवेगों की उग्रता में कमी आ जाती है। वह शैशवावस्था की भांति उसको उग्र रूप में अभिव्यक्त नहीं करते हैं। समाजीकरण के प्रारंभ होने के फलस्वरूप बालक संवेगों का दमन करने का प्रयास करता है अथवा उनको शिष्ट ढंग से अभिव्यक्त करता है। संवेग है उसको साधारण मर्यादित ढंग से व्यक्त करता है। माता पिता हों, अध्यापक हों या उसके अन्य बड़े भाई बहन हों, बुजुर्ग हों, उन सारे व्यक्तियों के साथ वह ऐसे संवेगों को प्रकट नहीं करता जो कैसे हों, अवांछनीय हैं, असामाजिक हैं, जिनको संवेगों को समझा जाता है। तो ऐसे संवेगों का प्रकटीकरण वे इन लोगों के समक्ष नहीं करते। तो इस तरीके से ईर्ष्या, संवेगों की उग्रता में कमी आती है बाल्यावस्था। दूसरा क्या है? ईर्ष्या, ज्वेलसी। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में न किसी कारण से ईर्ष्या द्वेष की भावना विकसित हो जाती है, जिसके कारण वे अपने भाई बहन व साथियों को चिढ़ाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं या व्यक्त करते देखा जाता है, निंदा करते हुए व्यक्त किए जाते हैं। बालक प्राय ईर्ष्या तब करता है जब उसका कोई अधिकार छीन जाता है, तब वो उसे ईर्ष्या होती है। अथवा वह अन्य को अपने से अच्छी स्थिति में पाता है। इस तरीके से ईर्ष्या जो है बाल्यावस्था में भय, एक तरीके से बालक बालिकाओं में किसी न किसी कारण ईर्ष्या दोष की भावना विकसित हो जाती है। अगला है भय। बाल्यावस्था में बालक में भय संवेग होता है, भयभीत रहता अपने उसे बड़ों से,
परंतु वह भय शैशवावस्था के भय से कुछ अलग होता है, भिन्न होता है। इस अवस्था में भय का संबंध प्रायः भावी संकटों से होता है। कैसा किससे होता है? भावी संकटों से होता है, भावी कार्यों से होता है। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त न करने का भय होता है, गृह कार्य न करने पर स्कूल में दंड मिलने का भय होता है, तथा प्रश्न में कक्षा में प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण अध्यापक द्वारा पिटाई का भय भी रहता है। तो इस तरीके से घृणा नामक संवेग भी विकसित हो जाता है, भय नामक संवेग भी इस अवस्था में विकसित हो जाता है। अब है निराशा, फ्रस्ट्रेशन। बाल्यावस्था में बालक निराशा की भावना से प्रेरित हो जाता है, परंतु परिवार, समाज और विद्यालय के द्वारा बनाए गए अनुशासन संबंधी नियम बालकों के उसकी जो इच्छा है उस इच्छा पूर्ति में कैसे हैं? बाधक है। तो बाधक होते हैं जिससे इच्छाएं पूरी ना हो पाने के कारण बालकों में निराशा के भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस अवस्था में बालकों में निराशा के भाव भी उत्पन्न होते हैं। जैसा वह चाहते हैं अगर वैसी वस्तु उनको ना मिले किसी कारण बस, तो कोई भी कारण हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, गरीबी हो सकती है। ठीक। अब है जिज्ञासा की प्रबलता। अगला है जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में जिज्ञासा की प्रवृत्ति काफी प्रबल हो जाती है। आलोचना करने बालक में क्रोध हो आता है, उनके संबंध में क्यों तथा कैसे संबंध जैसे प्रश्न पूछने पर उसकी कार्य प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस तरीके से जिज्ञासा की प्रबलता भी यहाँ पे होती है। क्रोध, एंग्री। क्रोध का मुख्य कारण हताशा है। इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने पर तथा कार्यों की अनावश्यक आलोचना करने पर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। बाल्यावस्था में क्रोध का संवेग प्रबल हो जाता है। बालक मौन होकर के, उदास होकर के, भाई बहन व साथियों से झगड़ा करके, अन्य वस्तुओं को छिपा करके, बालक मौन होकर के, उदास होकर के, भाई बहन साथियों से झगड़ा करके अथवा वस्तुओं को उठा पटक करके अपने क्रोध को प्रकट करता है। ये सारी गतिविधियों से जब बच्चा क्रोधित होता है, ये शारीरिक गतिविधियों से अपने क्रोध का प्रकटीकरण करता है। और कुछ जो बताए आंतरिक परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। फिर है प्रफुल्लता। प्रफुल्लता अगर हम देखें तो एक अनावश्यक अभिव्यक्ति होती है। जब कोई सुखद अथवा आनंददायक परिस्थिति उत्पन्न होती है तब बालक प्रफुल्लता के वेग का अनुभव करता है। अच्छे प्राप्तांक, रुचिकर खाद्य पदार्थों अथवा अच्छी खेल सामग्री द्वारा बालक की प्रफुल्लता का कारण ये सब हो सकते हैं। ये सब कारण बालकों की प्रफुल्लता का हो सकते हैं। अगला स्नेह, अट्रैक्शन। ये क्या है? प्रफुल्लता जैसे है वो इसी के समान स्नेह भी एक सुखद संवेग है। स्नेह भी कैसा संवेग है? एक सुखद संवेग है। बालक अपनी स्नेह भावना की अभिव्यक्ति उन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के प्रति करता है जिनके साथ वह रहना चाहता है या जिनकी वह सहायता करना चाहता है। तो जिन वस्तुओं अथवा तथा व्यक्तियों के संपर्क में उसे सुख मिलता है उसके प्रति वह स्नेह का भाव दर्शाता है। हर जहाँ सुख है वहाँ स्नेह। इस तरीके से हमने देखा कि बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जो कि अगर हम देखें तो बाल्यावस्था में भय, निराशा, चिंता, विघ्नता, कुंठा, स्नेह, हर्ष, प्रफुल्लता, ये इत्यादि विभिन्न संवेग बालक बालिकाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई
उन्हें या दिखाई पड़ते हैं या परिलक्षित होते हैं। इस तरीके से हमने भी बाल्यावस्था और शैशवावस्था, इन दोनों अवस्थाओं में किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट होता है उस पर बातें हमने की। अब हम किशोरावस्था की जो अन्य विशेषताएं हैं, किशोरावस्था की जो अन्य विशेषताएं हैं उसको हम, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के ऊपर हो जाएगा, तो अभी इसमें किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं हैं और इसके आगे कुछ और बातें रही हैं जिसको कि हम अपने इसका भी एक वीडियो हम और बनाएंगे इमोशनल डेवलपमेंट का। उस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को और थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग आराम से इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आशा करते हैं कि आज जो भी बातें हमने बताई हैं उन सब बातों से काफ़ी कुछ चीज़ें आप पूर्व में परिचित भी रहे होंगे, पूर्व में इन सारी चीज़ों से आप परिचित भी हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से बता दिया गया, तो आपको फिर से परिचय करा दिया है और जो बातें रह गई हैं उसको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो भी बता दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। तो आप लोगों ने इतनी देर तक बने रहे, वीडियो को यहाँ तक देखे, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपको अच्छा अगर इसमें लगता है कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अगर आपके मित्र हैं, दोस्त हैं जो कि इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, इनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो आप इसको वहाँ तक भी शेयर कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, जिससे उनको भी कुछ बातें सीखने समझने को मिल सके। तो हमारी जो मेहनत है वो सार्थक होगी। और अगर आपको कुछ लगा हो, कुछ आपको बातें ना समझ में आई हो, कुछ ऐसी बातें जो आपको कुछ दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसी सब आशा विश्वास के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।